ऊष्मा का संचरण। आज हमारा टॉपिक है ऊष्मा का संचरण क्या होता है। देखिए, ट्रांसमिशन ऑफ हीट। पदार्थ में जब तापांतरण होता है, ठीक है, पदार्थ में तापांतरण के कारण क्या होता है, ऊष्मा का संचरण होता है। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर ऊष्मा क्या होती है, चलती है, या एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या होती है, ट्रांसफर होती है। ठीक है, इसलिए ऊष्मा का स्थानांतरण को क्या कहते हैं, ऊष्मा के ट्रांसमिशन को क्या कहते हैं, संचरण कहते हैं। ठीक है, इसकी निम्न विधियां होती हैं जिसके माध्यम से क्या कर सकते हैं, ऊष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज सकते हैं। जैसे कि करंट को वायर के थ्रू भेजते हैं। हीट को थोड़ी ना वायर के थ्रू भेज सकते हैं। पानी गर्म होना, तो कैसे होगा गर्म, वो हीट गर्म कैसे हुआ, वो मतलब हीट कैसे ट्रांसफर हुई उसमें, ठंडे पानी में गर्म पानी में कैसे कन्वर्ट होगा। तो उसके लिए क्या होती है, निम्न विधियां होती है ऊष्मा के संचरण के लिए। सबसे पहले होती है चालन, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं कंडक्शन। कंडक्शन क्या होती है, विधि होती है जिसके माध्यम से क्या कर सकते हैं, किसी भी वस्तु में अणुओं को मैं क्या कर सकते हैं, ऊष्मा का परिवर्तन कर सकते हैं। अणुओं को क्या करेंगे, ऊष्मा देंगे, तो वो क्या होगा, उसके अंदर क्या होगी, उसमें अणुओं के माध्यम से आएंगे। जैसे कि चालन मतलब होता है, जैसे कि एक लोहे की छड़ को क्या करिए आप एक स्थान पर गर्म कीजिए, तो अणुओं के माध्यम से क्या होता है, वो हीट ट्रांसफर होते होते एक सिरे से दूसरे सिरे के एंड तक क्या होती है, वो आ जाते हैं। मतलब कि अगर वो सिरे से गर्म करेंगे तो दूसरे सिरे में क्या होगी, गर्मी या हीट ट्रांसफर होते होते धीरे धीरे आ जाएगी, और दूसरा सिरा भी क्या हो जाएगा, धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। ठीक है, ऊष्मा के संचरण के लिए पदार्थों का वर्गीकरण कितनी प्रकार से किया गया है, 3 प्रकार से किया गया है। कि अगर हमें चालन विधि के माध्यम से किसी भी कंडक्टर को क्या करना है, गर्म करना है, किसी भी वायर को, पदार्थ को गर्म करना है, तो इसके लिए क्या की गई, 3 विधियां या 3 प्रकार के मटेरियल का क्या किया गया, यूज किया गया है, जो हमें क्या करना है, पढ़ना है। सबसे पहला आता है कंडक्टर। कंडक्शन के लिए सबसे पहले कंडक्टर, दूसरा होता है बेड कंडक्टर, और तीसरा होता है हीटिंग रेजिस्टेंस या ऊष्मारोधी। ऊष्मारोधी। तो इस तरह से क्या होते हैं, 3 प्रकार के क्या होते हैं हमारे पास कंडक्टर होते हैं। एक कंडक्शन 3 प्रकार के उसमें होता है, कंडक्टर्स या मटेरियल्स में होता है। सबसे पहले कंडक्टर, वेट कंडक्टर, ऊष्मारोधी, या इसको कहते हैं हीट रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस हीट। ठीक है, तो सबसे पहले कंडक्टर में कौन से आते हैं, वे मटेरियल जो क्या होते हैं, एक सीधे ही क्या होते हैं, सरल रूप से क्या होते हैं, जिसमें हीट दो तो क्या होता है, उसमें हीट आ जाती है। जैसे कि ह्यूमन बॉडी, ठीक है, सूरज से गर्मी मिली, ह्यूमन बॉडी में आ गई, ठीक है, सीधी सीधी आ गई। ठीक है, अम्ल हुए, पानी हुआ, जल हुआ, इसमें भी क्या होता है, सीधी सीधी हीट क्या हो जाती है, आ जाती है। ठीक है, फिर आती है बेड कंडक्टर। अभी कंडक्टर को और वायर हुआ, एक सिरे को गर्म करो तो दूसरा सिरा गर्म होगा। ठीक है, और कैसे हुआ, हीट में पानी गर्म होता है, अम्ल गर्म होते हैं, एसिड्स भी बहुत सारे क्या होते हैं, गर्म होते हैं, जिसमें क्या होता है, हीट आसानी से क्या होती है, प्रोड्यूस हो जाती है। कुछ केमिकल्स होते हैं जिनको मिलाने पर भी उसमें क्या होती है, हीट प्रोड्यूस होती है, उसमें निकलती है, और सिंक भी कर लेते हैं, ले भी लेते हैं और निकालते भी हैं। ठीक है, तो वो सारी किसमें आएंगे, कंडक्टर में आएंगे, जिसमें हीट आसानी से आ जाए। ठीक है, और जैसे कि पेन को क्या करो, गर्म करते तो जल्दी से ही गर्म हो जाती है। फिर आता है वेट कंडक्टर। वेट कंडक्टर में कौन कौन से आते हैं, जैसे कांच, सिलिका, ये गर्म तो होते हैं मगर बहुत हीट चाहिए इसके लिए, क्या चाहिए, बहुत ज्यादा हीट चाहिए। और आता है रबर, गैस भी इसमें ही आती है। और क्या आता है, लकड़ी। लकड़ी क्या होती है, जलने लगती तभी वो उसके अंदर वेट कंडक्टर, तभी जलती है तभी उसके अंदर हीट आती है, बट वो एक सिरे से दूसरा सिरा गर्म नहीं होता है, जिस सिरे पे ही गर्म करोगे वही सिरा क्या होता है, गर्म होता है। ठीक है,
ये हो गया। फिर आता है ऊष्मारोधी, ठीक है। ऊष्मारोधी वे पदार्थ या वे मटेरियल्स होते हैं जिसमें क्या नहीं तो ऊष्मा का बुलबुल भी क्या नहीं होता, संचरण नहीं होता, या जिसमें चाहे जितना हीट देते रहो वो गर्म नहीं होगी। कंडक्टर में डायरेक्ट दो सरलता से गर्म होगी, ठीक है। जैसे ह्यूमन बॉडी, मटेरियल्स, ठीक है, कॉपर, आयरन, एसेट्रा, ठीक है। इसमें भी एसेट्रा लगा देते हैं। जैसे कांच और सिलिका, रबर, गैस, तो गैस को भी क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं और हीट देते हैं, तब वो गर्म होती है। कांच में ज़्यादा हीट की जरूरत पड़ती है, सिलिका में बहुत ज़्यादा, ठीक है। लकड़ी में भी बहुत ज़्यादा हीट होती है, तब वो गर्म, कोयला बन जाती है लकड़ी गर्म होने के बाद। तो इसमें हल्का सा गर्म देखो तो गर्म होती चली जाती है, जल जाती है, जलने लगती है, तो बहुत टाइम लगता है। सर ऊष्मारोधी में क्या होता है, इसमें बिल्कुल भी चाहे जितना आप हीट दो, इसमें क्या नहीं होता, बिल्कुल भी हीट का प्रभाव नहीं पड़ता, इसमें हीट क्या नहीं होती, चलती नहीं है। जैसे कि इसमें दो उदाहरण है, एस्बेस्टस और एवोनाइट, ठीक है। एस्बेस्टस और एवोनाइट, ये क्या होता है, ऊष्मारोधी होती है, चाहे जितना हीट दो, इतना हीट भी दो जितना हीट दे सकते हो आप, जितनी हीट मौजूद है, जितनी भी हीट दे सकते हो गैस के माध्यम से, किसी भी माध्यम से, इनके अंदर हीट का कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब एक तरफ गर्म रहेगा, एक तरफ ठंडा रहेगा, एटमॉस्फेयर जैसे। और इसका यूज, ये मटेरियल्स का यूज स्पेस शटल्स वगैरह में किया जाता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बाहर ठंडा टेम्परेचर होने के बाद भी अंदर क्या होता है, गर्म रहता है, ठीक है। क्योंकि ये क्या होता है, एक जगह गर्मी है तो वो गर्मी वहीं रहेगी, और बाहर अगर ठंड है तो बाहर ही रहेगी। वो एक दूसरे के बीच क्या होता है, एक दीवार का काम करते हैं। इसकी हीट उस तरफ नहीं निकलेगी, उसकी हीट इस तरफ नहीं निकली, इसलिए स्पेस शटल में इसका यूज सबसे ज़्यादा किया जाता है, ठीक है। और कंडक्टर और वेट कंडक्टर का यूज नहीं किया जाता, क्योंकि ज़्यादा हीट होगी तो कांच सिलिका क्या हो जाएंगे, पिघल जाएंगे, और क्या होगा, वो खराब हो जाएगा। और कंडक्टर में आयरन वगैरह होते हैं, ये भी मेल्ट हो जाते हैं। बट जो ऊष्मारोधी होते हैं, एस्बेस्टस और एब्रोनाइट, ये क्या होता है, बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, उनका बहुत ज़्यादा यूज है, बहुत ही रेयर पीसेस ये उनके क्या होते हैं, ठीक है। फिर आता है कन्वेक्शन। ऊष्मा के संचरण के लिए क्या होता है, दूसरी टॉपिक है, क्या है, कन्वेक्शन। कन्वेक्शन कैसे वर्क करता है, इसमें किसके माध्यम से कर रहा था, अणुओं के माध्यम से, ऐसे चल रहा था, ठीक है। कन्वेक्शन में क्या होता है, ठीक है। इसमें संवाहन में क्या होता है, इसमें अणु अपना क्या करते हैं, स्थान बदल लेते हैं, और क्या करते हैं, हीट को एक दूसरे पे ट्रांसफर करते हैं। जैसे कि कोई लिक्विड है, ठीक है, लिक्विड है तो उसमें क्या होगा, ये लिक्विड है, ठीक है, ये लिक्विड है। और जब हम इस लिक्विड को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो इसमें क्या करते हैं, अणु अपना स्थान बदलते हैं। जो गर्म होते हैं वो ऊपर चले जाते हैं, जो ठंडे होते हैं वो नीचे आ जाते हैं। इसी, और जब वो ठंडे हो जाते हैं ऊपर वाले अणु, तो फिर नीचे आ जाते हैं। इसी तरह क्या होता है, ये पूरे संपूर्ण द्रव को क्या करते थे, गर्म करते हैं, और इस विधि को कहते हैं, कन्वेक्शन का नाम देते हैं, ठीक है। ये संचरण केवल द्रव और गैस में क्या है, संभव है। किसमें संभव है, द्रव एवं गैस में ही क्या है, संभव है। और कन्वेक्शन ये सिर्फ ओनली ठोस में है। कुछ लिक्विड्स में भी है ये, ठीक है, क्योंकि लिक्विड्स अपना स्थान नहीं बदलते, वो एक दूसरे को, अणु एक दूसरे का स्थान नहीं बदलते। कुछ लिक्विड्स में भी क्या होता है, ये आ जाता है। तो ठोस, द्रव और गैस, इसमें तीनों ही वर्क करेंगे,
क्योंकि कुछ गैसेस में अणु स्थान नहीं बदलते, गर्म होते हैं तो हीट आगे वाले को ट्रांसफर करते, कंप्रेस करो और हीट दो तो नीचे से ऊपर गर्म होता है, ऐसे नीचे का गर्म हो फिर ऊपर गर्म, ऐसे नहीं होता। ठीक है, द्रव में भी इसी तरह की घटना होती है। कुछ द्रव उसमें है जैसे एसिड हुए, ठीक है, एल्काइंस हुए, ठीक है। और संवहन में क्या होता है, ये सभी द्रव और गैसेस में संभव है, कुछ को छोड़कर, कुछ अपवादों को छोड़कर। ठीक है, तो कन्वेक्शन किस में होता है, द्रव में और गैस में। संवहन किस में होता है, सॉरी कंडक्शन किस में होता है, ठोस में, द्रव में, गैस में। तीनों में क्या है, संभव है। अपवाद वाले कुछ केसेस है उसमें भी ये संभव है। फिर आता है रेडिएशन, जिसको कहते हैं विकिरण। रेडिएशन, विकिरण या रेडिएशन कहते हैं। यह ऊष्मा के संचरण की विधि है। इसमें क्या, इसमें माध्यम की क्या नहीं होती, आवश्यकता नहीं होती है। और ये क्या होता है, सीधे किसी भी उसमें निर्वात में होता है, वैक्यूम में वर्क करता है। ये मतलब जैसे सूरज से हमारे पास प्रकाश आता है तो वैक्यूम से होकर आता है तो भी प्रकाश हमारे पास पहुंचता है। कितनी, 8 मिनट में पहुंच जाता है, 8 मिनट कुछ सेकंड्स में पहुंच जाता है, 13 या 14 सेकंड्स में। ठीक है, 8 मिनट 30 सेकंड्स में पहुंच जाता है। तो इसके लिए क्या नहीं होती, किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। चालन संवहन में माध्यम की क्या होती है, आवश्यकता होती है। और विकिरण में किसकी, सूरज से आने वाली ऊष्मा को ही क्या कहते हैं, एक विकिरण का माध्यम है। और इसी तरह हम कोई भी सिग्नल्स भी क्या करते हैं, तरंग के फॉर्म में भेजते हैं, तो वो भी विकिरण में ही, मतलब कोई भी किरण क्या होती है, वो भी, उसे भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती कुछ किरण में। ठीक है, सबको नहीं, कुछ को। जैसे एक्स रे, एक्स किरणें, ठीक है, बहुत सारे उदाहरण है। सूरज से आने वाला धरती पे प्रकाश क्या है, एक विकिरण का, रेडिएशन का क्या है, उदाहरण है। ठीक है, हाँ ये वाला है। अब हम क्या करते हैं, कुछ 4 पैमाने थे जो विकिरण को, ऊष्मा को क्या करने थे, सूत्रपात में क्या करने थे, कंप्लीट करने थे, जिसका क्या बताता, फॉर्मूला बताना था। ठीक है, C अपॉन 5 F माइनस 32 अपॉन 180 इज इक्वल टू R अपॉन 50 इज इक्वल टू K माइनस 273 अपॉन 5। हमें क्या करना था, सेल्सियस है, फारेनहाइट है ये, सेल्सियस, फारेनहाइट, रोमर और कैंडला, केल्विन। ठीक है, सेल्सियस, फारेनहाइट, रोमर और केल्विन, ये 3 तापमापी हैं जिनको क्या था, सूत्रपादन था, मतलब उनका फॉर्मूला था जो हमें क्या करना था, आपको बताना था। क्योंकि इसमें क्या था, हम सेल्सियस को फारेनहाइट में कैसे बदलेंगे, और सेल्सियस को रोमर में कैसे बदलेंगे, और सेल्सियस को केल्विन में कैसे बदलेंगे। ठीक है, इस तरह के कन्वर्ट कर सकते हैं, सीधा इक्वल इक्वल है। ठीक है, साथ सीधा सीधा इक्वल इक्वल है, तब उसको किसी को भी किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसको थर्मामीटर में भी, तापक्रम का उपयोग थर्मामीटर में भी करते हैं। ठीक है, हाँ, और एक बात और है, थर्मामीटर में एल्कोहल और कुछ द्रवों का भी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है पारे का ही यूज करें। किस किस का यूज करते हैं, एल्कोहल का, और कुछ द्रव हैं, बट कुछ द्रव बहुत महंगे पड़ते हैं, इसलिए थर्मामीटर में अगर पूछा जाए पारे के स्थान पर अगर हम किसका उपयोग कर सकते हैं, तो पारे के स्थान पर हम एल्कोहल का उपयोग कर सकते हैं। किसमें, थर्मामीटर में। ठीक है, किसका उपयोग कर सकते हैं, पारे के स्थान पर एल्कोहल का। ठीक है, प्योर अल्कोहल, उसको पी नहीं सकते। इसमें आता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, इसको लेकर क्या है, इसमें क्या होता है, जो एसी होती है तो उसमें से एक कंपाउंड निकलता है जिसके माध्यम से क्या होता है, एसी से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, जिससे क्या होता है, जो पृथ्वी से आने वाला प्रकाश है वो धरती पर तो पहुंचता है, पर धरती से क्या नहीं तो वापस अंतरिक्ष में नहीं पहुंच पाता, जिससे क्या होती है, धरती पर हीट बढ़ती ही जा रही है। क्या हो रही है, धरती पर हीट
बढ़ती ही जा रही, जिसके कारण उसको इस इफेक्ट को क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव करते। कि कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ते हुए प्रभाव के कारण क्या होता है, पृथ्वी पर एक कवच बनाता है, जिससे क्या होती है, गर्म गैसें होती है जो पृथ्वी को और ज्यादा गर्म करती हैं। ठीक है, सूरज से आने वाला प्रकाश तो आता है 100 में से जो प्रकाश आता है सूरज का 8% होता है, बट धरती के मुकाबले वो 100% माना जाएगा, और धरती पर ये 40% ही क्या हो पाता है, इधर उधर जा पाता है, बल्कि 60% ही ग्रीन हाउस के प्रभाव से क्या होता है, धरती के अंदर रुक जाता है, जिससे धरती गर्म रहती है। और यहाँ का टेम्परेचर दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, डिग्री सेल्सियस में बढ़ता जा रहा है। और भारत क्या, अन्य देशों में भी इसका इफेक्ट देखने को मिल रहा है। और बर्फ क्या हो रही है, पिघल रही है, जिससे समुद्र का जल स्तर क्या हो रहा है, दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और ग्रीन हाउस प्रभाव का भी बहुत इफेक्ट अगर नहीं होता तो हमारी धरती क्या होती, हमेशा ही ठंडी होती, बर्फ में जमी हुई होती। ठीक है, इस चीज के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। और ग्रीन हाउस प्रभाव को मतलब क्यों जरूरी है, क्योंकि पौधों को गर्म रखता है। ग्रीन हाउस प्रभाव नहीं होगा तो हर जगह बर्फ होगी और पौधे क्या नहीं होंगे, एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे और मर जाएंगे। ठीक है, तो ग्रीन हाउस प्रभाव होना भी जरूरत है, बट जरूरत से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसके अंदर कौन कौन सी गैसें होती है जो प्रभावित करती है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सबसे इंपॉर्टेंट गैस है, क्लोरोफ्लोरो कार्बन, CCl4। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, नाइट्रेट ऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रेट ऑक्साइड, ये गैसें क्या इसको प्रभावित करती हैं और क्या करती हैं, धीरे धीरे क्या करते हैं, गैसें उस प्रभाव को बढ़ाती हैं। और गर्मी एडजस्ट से अगर ज़्यादा हो जाती है तो स्पीसीज खत्म होने का क्या होता है, खतरा होता है, क्योंकि जो ठंडे इलाकों में रहती है अगर वहाँ पे भी गर्मी होगी तो जो ठंडे इलाकों की स्पीसीज है तो वो उसमें सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, और जब सर्वाइव नहीं कर पाएंगे तो ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण क्या होती है, खत्म हो जाएंगी। और आने वाले समय में इंसान और भी ज़्यादा क्या होगा, और भी बुरी स्थिति होगा, क्या करना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा। क्योंकि आए दिन क्या होती है, जंगलों में आग लग जाती है, अमेरिका के जंगलों में, ब्राजील के जंगलों में आए दिन आग लगती है। तो इसी का कारण है क्योंकि ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण गर्मी क्या होती है, बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। ठीक है, आज के इस टॉपिक में इतना ही, और भी चीज़ें हम आपको नेक्स्ट वाले टॉपिक में क्लासेस में बताएंगे। और वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। कोई प्रॉब्लम्स हो तो कमेंट्स में आप लोग सेक्शंस में भेज सकते हो, हम कमेंट्स को क्या करेंगे, आपको रिन्यू करेंगे और उसमें जो भी प्रॉब्लम्स होगी आपकी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।